Hello students, welcome to online classes of Srimati Bhagwati Devi School and College Institution, बहरोड अलवर राजस्थान। लास्ट वीडियो में हमने 12th क्लास केमिस्ट्री विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने विलियन की सांद्रताओं के प्रकार पढ़ रहे थे। वहां तक हमने परसेंट WW, परसेंट VV और परसेंट WV तक पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम विलियन की सांद्रताओं के प्रकार में दो टाइप्स की पढ़ेंगे, एक मोलरता और एक क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलता। तो सबसे पहले हम मोलरता की बात करते हैं कि मोलरता होती क्या है, फिर बात करेंगे किसकी नॉर्मलता की नॉर्मलता होती क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मोलरता। मोलरता जो है उसको कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है और मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की जो संख्या है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलरता। सपोज करो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का जो आयतन है वो 1 लीटर है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है। इसमें विलय के 1 मोल घुले हुए, तो ये विलयन की क्या हो गई, मोलरता। यानी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है भाई, मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। जबकि नॉर्मलता जो है उस नॉर्मलता को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यानी 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। जबकि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की जो संख्या है वो मोलरता कहलाती है। तो हम बात अब ये कह सकते हैं कि जो मोलरता है, मोलरता क्या हो गई कि मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। जो विलियन का आयतन है किस में है, लीटर में है। तो ये मोलरता का क्या आ गया, फॉर्मूला। यानी 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो मोलरता इक्वल टू क्या होगा, विलय के मोल अपॉन विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। अगर अब बात ये आती कि मोल किसे कहते हैं, तो मोल क्या होता है भाई, मोल इज इक्वल टू होता है विलय के या विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का अणुभार। यानी विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार। सपोज करो विलय की ग्राम में मात्रा को मैं WB से प्रदर्शित कर रहा हूं, जबकि विलय का जो अणुभार है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, MB से। मोल, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोल इज इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार। यदि वॉल्यूम जो है वो लीटर में ना होकर आपको क्या दिया जाए, ml में दिया जाए, तो मोलरता इज इक्वल टू क्या आएगा कि मोलरता इज इक्वल टू आएगा मोल, और मोल के लिए अगर ना दे रखा हो तो वेट देगा। तो मोलरता इज इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार इनटू वॉल्यूम जो है ml में दिया है, तो उसको लीटर बढ़ाने के लिए 1000 का डिवाइडेशन करेंगे। तो ये V क्या आ गया, V क्या है भाई, आयतन है। आयतन किस में है, ml में। तो ये मोलरता का फॉर्मूला आ गया। अब हम बात करते हैं मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप का प्रभाव, मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान देना कि मोलरता क्या है, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। तो आयतन जो होता है वो ताप से प्रभावित होता है। ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर नॉर्मली आयतन बढ़ता है, तो आयतन बढ़ने से मोलरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी ताप बढ़ाने पर, यानी अलग अलग टेम्परेचर पर अगर हम किसी विलयन की मोलरता कैलकुलेट कर रहे हैं तो मोलरता समान ना होकर अलग अलग आई, ताप बढ़ाने पर मोलरता कम होगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं मोलरता की इकाई क्या होगी। मोलरता की
इकाई। तो मोलरता की इकाई क्या होगी, मोल अपॉन लीटर। तो मोल, लीटर ऊपर चल जाए लीटर इनवर्स, तो मोलरता की इकाई क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है। अच्छा, मोलरता और नॉर्मलता बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम सॉल्यूशन बनाते हैं लैब के अंदर। अगर आप अब इसके क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे कहा क्वेश्चन कैसे मिलता है, आपसे किसी ने कहा कि m/20, किसका, m/20 NaOH का 250 ml में विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। तो ध्यान देना, ये m/20 अब आपको क्या दे दी, मोलरता। ये क्या है, मोलरता। वैसे देखो ये मोलरता है, NaOH क्या है, विलय का वेट दे नहीं रखा, पूछा है आयतन दे रखा कितना, 250 ml। विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब उसने क्या पूछा आपसे, Wb। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, m की वैल्यू कितनी दी है, 1/20 इज इक्वल टू Wb अपॉन Mb। Mb क्या है, विलय का अणुभार। यहां Mb क्या है भाई, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। अच्छा, विलय का अणुभार क्या होगा, देखो अणुभार कैसे कैलकुलेट करते हैं NaOH का, सोडियम 23, ऑक्सीजन जितने परमाणु क्रमांक होता है उसका डबल, तो 8 दूनी 16 प्लस 1, तो ये कितना आ गया, 40। तो NaOH का अणुभार कितना हो गया भाई, 40 इनटू ml में आयतन है कितना है, 250। तो यहां से आप Wb कैलकुलेट करोगे। यानी इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व हो गया। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दे कि भाई 4 ग्राम, ये सोल्व आपको करना है कि 4 ग्राम NaOH को, कितने को, 4 ग्राम NaOH को 250 ml में विलय करने पर विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलय मोलरता पूछिए, तो मोलरता इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है, 4 अपॉन NaOH, विलय का अणुभार कितना हो गया, अभी निकाला था 40 इंटू 1000 अपॉन ml, कितने में पूछा है, 250 में। तो आपसे बताओ कितना आंसर आ जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 40 से 40, तो कितना ग्राम आ जाएगा भाई, 4 ग्राम। जैसा आप ये सोल्व कर लेना, मैथमेटिकल पोर्शन है। तो ये तो हुई मोलरता की बात। अब हम बात किसकी करते हैं, नॉर्मलता की। तो 1 लीटर विलय में घुले हुए विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या है कि नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होगा, विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन, और ये आयतन किसमें है अभी, लीटर में। विलयन का, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। आयतन किसमें पूछा, लीटर में। तो नॉर्मलता, अब ये ध्यान देना, ग्राम तुल्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, भाई ग्राम तुल्यांक ना दिया हो, अगर आपको विलय के ग्राम में मात्रा दे दे, ग्राम तुल्यांक नहीं देते हो, तो ग्राम तुल्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा बटा, यानी अपॉन विलय का तुल्यांकी भार। इस तरह हम ग्राम तुल्यांक कैलकुलेट कर लेंगे।
अच्छा, विलय की ग्राम में मात्रा को मैं हमेशा क्या मानूंगा, WB, और विलय का तुल्यांक की भार को मैंने क्या लिख दिया, EB। क्लियर है? अब ध्यान देना, ये ग्राम तुल्यांक WB अपॉन क्या होता है, EB। सब अब आपसे पूछे कोई विलय का तुल्यांक की भार क्या होगा, तो तुल्यांक की भार जब भी कभी किसी का निकालना है तो तुल्यांक की भार इज इक्वल टू होता है विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय की तुल्यांक की भार इक्वल टू होता है विलय का अणुभार, विलय का अणुभार अपॉन विलय की संयोजकता। ये आपसे क्या निकल सकता है यहां से, विलय का तुल्यांक की भार। तो ध्यान देना, मैं अभी फॉर्मूला लिख देता हूं, मैं आपको इसको डिटेल में कराऊंगा अभी। तो नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो कि नॉर्मलता इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन तुल्यांक की भार, और यदि वॉल्यूम जो है लीटर में नहीं दिया ml में दे दे तो इसका ml बना दो अपॉन v, यानी आयतन किसमें हो, ml में। तो यहां से हम किसकी क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मलता। अब यहां इंपॉर्टेंट ये है कि जो मोलरता का फॉर्मूला है वो और यहां नॉर्मलता का फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। अब ये नॉर्मलता जो है, नॉर्मलता की इकाई क्या आएगी भाई, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, या मैं इसको लिख सकता हूं तुल्यांक लीटर इनवर्स। नॉर्मलता की इकाई क्या आएगी, तुल्यांक लीटर इनवर्स। नॉर्मलता की क्या हो गई ये इकाई। अब इसके ऊपर भी हम किसका प्रभाव देखें, ताप का प्रभाव। नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव क्या होगा, तो ध्यान देना, जब कोई भी कंसंट्रेशन वॉल्यूम पे डिपेंड करती है तो वो 100% टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। और आप हमेशा याद रखना, जब भी कभी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका आयतन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन हमेशा बढ़ेगा। तो आयतन, अब देखो, अगर आपने ताप बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा तो आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ा तो नॉर्मलता कम हुई। तो क्या लिख सकते हो आप, ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता कम होगी। तो ये है आपके पास मोलरता और नॉर्मलता के जो पॉइंट व्यू है उसके फॉर्मूले क्या हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये हैं, इसको आपको याद रखने हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपको वॉल्यूम नहीं देगा, वो विलयन का आपको द्रव्यमान देगा और उसका घनत्व देगा। तो आप हमेशा याद रखना कि घनत्व यानी D इज इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन v, डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन v, और v यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या निकालोगे भाई, अगर आपको क्या चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपॉन m अपॉन क्या करना d, यानी द्रव्यमान अपॉन घनत्व। d बराबर क्या होता है m अपॉन v, और v इज इक्वल टू क्या होगा m अपॉन d। तो ध्यान देना, यदि आपको विलयन का द्रव्यमान दे दे, डेंसिटी दे दे, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, उसका द्रव्यमान में किसका भाग दे दो, डेंसिटी यानी घनत्व का भाग दे दो, तो उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो यहां से ये फॉर्मूला भी याद रखना। इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले अब आप क्या पढ़ेंगे कि भाई नॉर्मलता के क्वेश्चन, कि मैंने आपसे कहूं कि 4 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घोला गया है, तो बताइए उस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन अब आपको सोल्व करने यहां से देख के कि भाई कैसे क्या होगा। तो अब यहां पे मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि ये जो ग्राम तुल्यांक थे ये कैसे निकाल रहे हैं, विलय की ग्राम मात्रा बटा विलय का तुल्यांक की भार, और तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, विलय का अणुभार अपॉन विलय की संयोजकता। तो ध्यान देना कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, किसी अम्ल के लिए निकालेंगे हम अम्ल का तुल्यांक की भार।
क्षार का तुल्यांकी भार और लवण का तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तुल्यांकी भार की। तो कैसे निकालते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है, विलय का अणुभार अपोन विलय की संयोजकता, ये आपके पास तुल्यांकी भार होगा। तो हम तुल्यांकी भार किस किस का पढ़ेंगे, अम्ल का कैसे निकालेंगे, क्षार का कैसे निकालेंगे और साधारण लवण का कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देना, अम्ल का जो से तुल्यांकी भार ज्ञात करना हो, तो अम्ल कोई भी, जैसे मैंने लिखा H2SO4, ये है H2SO4, तो इस H2SO4 का पहले तो आपको क्या निकाल लो, अणुभार। अणुभार निकालना इजीली है, दो तो हाइड्रोजन के हो जाएंगे प्लस सल्फर कितने पे आता है, 16 एटॉमिक नंबर है, तो इसका डबल कर दो 32। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 दूनी 16, तो 16 चौक 64, H2SO4 आ गया। इसका अणुभार कितना आ गया 98। तो अणुभार आ गया हमारे पास। विलय की संयोजकता, ये संयोजकता यानी एन फैक्टर देखना क्या होता है, कोई भी अम्ल जितने H+ त्याग देगा वो उसकी क्या होती है, संयोजकता। तो संयोजकता कितनी हो गई 2, यानी संयोजकता को मैं n से मान लेता हूं, यानी संयोजकता मैं यहां क्या लिख देता हूं एक बार n, तो यानी n हो गया। तो n इज इक्वल टू इसके लिए कितना आया 2। तो अगर मैं इसका H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालूं तो तुल्यांकी भार इज इक्वल टू क्या होगा 98/2 49। 49 इसका क्या हो जाएगा तुल्यांकी भार। क्लियर है। ऐसे हम क्षार के लिए निकाल देंगे कि क्षार के लिए तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। क्षार का अणुभार जैसे मैंने लिखा NaOH है, इस NaOH का तुल्यांकी भार क्या होगा, ये क्षार है क्या OH है, तो NaOH का तुल्यांकी भार अगर आपको निकालना है तो पहले NaOH का क्या निकालो अणुभार। तो NaOH का अणुभार क्या होगा, सोडियम कितने बात है 11 पे, तो 11 दूनी 22, 22 और 1 23 हो गया, क्योंकि 11 जो होता है वो ऑड नंबर और ऑड नंबर एक जोड़ देते हैं। तो सोडियम का कितना हो गया 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया 40। अच्छा यहां से कितने OH देगा वो उसकी संयोजकता होगी, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो NaOH का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू क्या होगा 40/1 इज इक्वल टू 40। तो ध्यान देना जिनकी संयोजकता 1 होगी, नोट जिनकी संयोजकता कितनी हो 1 हो, उनका तुल्यांकी भार व अणुभार क्या होता है भाई समान होगा। नोट यानी जिनकी संयोजकता 1 होती है उनका तुल्यांकी भार वो अणुभार क्या होता है समान होता है। और साधारण लवण जो है उनका तुल्यांकी, साधारण लवण है जैसे NaCl है, KCl है, MgCl2 है, तो यहाँ पे N फैक्टर कितना हो गया। यहाँ ये ध्यान देना, यहां से अगर हम NaCl जो भी साधारण लवण है उनकी संयुक्ता निकालें तो ये जितने जिसके ऊपर कैटायन, क्या तो कैटायन पे टोटल चार्ज मान लो या फिर एनायन पे टोटल चार्ज, तो कैटायन पे यहाँ पे कितना चार्ज है +1, तो यहाँ पे N फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी 2, यानी संयोजकता कितनी होगी 1। यहाँ N की वैल्यू कितनी होगी 1, यहाँ N की वैल्यू कितनी होगी 2, जैसे मैंने लिखा AlCl3 N की वैल्यू कितनी होगी 3। तो इस तरह से हम उसका तुल्यांकी भार और उसकी संयोजकता कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब एक टर्म्स और आती है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहां तक आपको ये पता होना चाहिए क्या है। एक टर्म आगे नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे, नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। जब हम ये पढ़ लेंगे तब हम इस नॉर्मलता और मोलरता के उस टाइम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक ये जो चीज है ये आपको पढ़ना है, बुक से पढ़ लो और इसके न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।